गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बहुत ही लंबे गैप के बाद जो है हम फिर से मिल रहे हैं और बीच में जो है कई कारणों से जो है वीडियोस जो है नहीं बन पाए और आज हम मिल रहे हैं और आज हम बातें करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस पे और जिस पे जो है दो पर्टिकुलर पॉइंट्स होंगे जिन पे हम फोकस करेंगे। एक तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन होगा और दूसरा जो है जीन थेरेपी। तो इन दो पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ही हम आज डिस्कस करेंगे कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो है इंसुलिन क्या होता है और जीन थेरेपी क्या होता है। और स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से हम आपको याद दिलाते हैं, आप वर्ड बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को जो है शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसके अलावा जो है आप फॉलो कर सकते हो या जो है आप विजिट कर सकते हो wordbiology95.elon.blogspot.com पे। और जो है आप मेरे फेसबुक पेज जो है www.facebook.com/rajiv-1571978 पर भी विजिट कर सकते हो, जो वर्ड बायोलॉजी 95 के नाम से ही है। इस पे आपको जो है ये सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे और इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस जो है बायोलॉजी और मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो है अवेलेबल होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। और शुरुआत जो है हम करते हैं पहले जीन थेरेपी से, और जीन थेरेपी के बाद जो है हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन देखेंगे। तो पहले तो हम जान लें कि जीन थेरेपी है क्या। देखो, जो जीन थेरेपी है वो जो है एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मेथड्स है, जिसके आधार पे सबसे पहले हम जो है कोई डिफेक्टिव जीन अगर है, अगर पर्टिकुलर कोई डिजीज है जो कि जीन के डिफेक्टिव होने के कारण या जीन के डिलीट होने के कारण या जीन के एब्सेंस होने के कारण जो है अगर वो डिजीज है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस जीन के डिफेक्ट को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और करेक्ट करने के बाद जो है, और करेक्ट कब करते हैं, करेक्ट जो है हम या तो चाइल्डहुड में करते हैं या एम्ब्रियोनिक स्टेज में करते हैं, जैसे कि आगे चल करके वो जीन जो है बाकी सारे सेल्स में जो है ट्रांसफर हो जाए। क्योंकि जो है अगर हम जो है एडल्टहुड में करेंगे तो जो है पहले से ऑलरेडी सेल्स बन चुके होंगे, नंबर ऑफ सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बन चुके होंगे और उन सेल्स में जो है वो जीन नहीं होगा। तो हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अगर जीन थेरेपी करते हैं तो उस केस में जो है एम्ब्रियो जब डेवलप्ड होगा तो जो सेल जो है डिवाइड होगा, डिवाइड होकर होने के बाद जो नए सेल्स बनते जाएंगे उन सब में वो जो है हमारा जो नया जीन होगा या जो मॉडिफाइड जीन होगा वो मॉडिफाइड जीन जो है डेवलप होते चले जाएंगे और जितने भी सेल्स बनेंगे फर्दर आगे उन सब में वो मॉडिफाइड जीन पाया जाएगा। तो इस आधार पे जो है हम जीन थेरेपी करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि उस डिफेक्टिव जीन को जो है स्विच ऑफ करना होता है या डिलीट करना होता है, और उसके सब्स्टिट्यूटिव जीन को जो है या जो रिप्लेसमेंट है उसका, उस रिप्लेसमेंट को जो है हम जो कि हेल्दी जीन के फॉर्म में होता है वो सेल में जो है हम ट्रांसफर करते हैं। जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो है 1990 में हुआ था एक 4 साल की जो है बच्ची को, और जो उसे डिजीज था वो था एडीए। एडीए क्या होता है? एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। एक्चुअली दिस एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी की बात जब हम करते हैं तो एडिनोसिन डीएमिनेज जो है एक पर्टिकुलर एंजाइम है और ये एंजाइम जो है बहुत ही क्रूशियल होता है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। तो फंक्शनली जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इम्यून सिस्टम। और अगर ये एडिनोसिन डीएमिनेज हमारे बॉडी में नहीं होगा तो क्या हो सकता है? सबसे पहले तो जो है ये जान ले कि जो है चूंकि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है तो इम्यून सिस्टम जो है हमारा कमजोर होता चला जाएगा। तो दिस जीन इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर इम्यून सिस्टम। और जब डिसऑर्डर ये होता है तो डिसऑर्डर क्यों होता है? ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज। यानी जो एडिनोसिन डीएमिनेज जीन है हमारा, उस एडिनोसिन डीएमिनेज जीन का जो जीन है वो जीन जो है सेल से डिलीट हो चुका होता है। और चूंकि जो है जीन होता ही नहीं है इसलिए एडिनोसिन डीएमिनेज का जो है सिंथेसिस नहीं हो पाता है। और सिंथेसिस क्यों नहीं इनका सिंथेसिस हो पाता है? क्योंकि पर्टिकुलर जीन जो है उसके पास कोड है एडिनोसिन डीएमिनेज के आरएनए के लिए, और आरएनए जो है जब ट्रांसक्राइब होगा जीन जो है डीएनए से तो आरएनए के पास कोड होगा एडिनोसिन डीएमिनेज को जो है क्या करने के लिए? सिंथेसाइज करने के लिए। तो एडिनोसिन डीएमिनेज जो सिंथेसाइज होगा बाय द प्रोसेस ऑफ या थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, बट ड्यू टू द डिलीशन ऑफ जीन
ड्यू टू द डिलीशन ऑफ डीएनए, डीएनए एडिनोसिन डीएमिनेज का जो आरएनए है वो ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएगा, और आरएनए जब ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएगा तो ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे तो कुछ चिल्ड्रन में जो है एडीए डेफिशिएंसी जो है क्योर किया जाता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, जैसे बोन मैरो से जो है नए सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो बोन मैरो को जब ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो उस बोन मैरो से जो नए सेल्स बनते हैं, खासतौर से ब्लड सेल्स जो बनते हैं, तो जो है तो जो है काफी हद तक जो है काम करता है, लेकिन कई बार बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा तरीका यह है कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करें, जिसमें कि हम समय समय पे पेशेंट के बॉडी में जो है ये एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जो है ट्रांसफ्यूज करें, और जो है इस तरीके से जो है भी हम काम कर सकते हैं। बट ये जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की ये जो दोनों सोल्यूशन की बात जो हम कर रहे हैं, ये दोनों सोल्यूशन जो है वो प्योरली और कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है, यानी परमानेंट जो है इस सोल्यूशन नहीं है इस डिजीज का, ठीक है। तो सिंस दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी रिजॉल्व बाय द हेल्प ऑफ दिस अबव टू मेथड्स, फर्स्ट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड सेकंड इज द एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो हमें जो है कोई और जो है तरीका खोजना होगा जिसके थ्रू जो है हम ये काम कर सकें। तो जीन थेरेपी के लिए हम करते क्या है, जीन थेरेपी जो है वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है हम इस एडीए को जो है क्योर कर सकते हैं। उसके लिए जो है हम ब्लड से जो है लिम्फोसाइट्स लेते हैं, और लिम्फोसाइट लेकर के जो है आउटसाइड द बॉडी जो है कल्चर करते हैं, ठीक है। कल्चर करने के बाद जो है हम क्या करेंगे कि फंक्शनल जो है एडिनोसिन डीएमिनेज का जो कॉपी डीएनए है, जो साइक्लिक डीएनए है, सीडीएनए, ठीक है। सीडीएनए जो है का यूज जो है रेट्रोवायरल वेक्टर के थ्रू करते हैं। रेट्रोवायरल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, जो रेट्रोवायरसेज है, ठीक है। तो कॉपी डीएनए के थ्रू जो है हम इंट्रोड्यूस करते हैं इनको लिम्फोसाइट्स में, और लिम्फोसाइट्स में जो है फर्दर जो है इनके जो जीन्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, और वो जो जीन्स हैं वो जीन्स जो है फर्दर जो है एडीए बनाने लगेंगे, और उन लिम्फोसाइट से जो नए सेल्स बनेंगे उन नए सेल्स में भी जो है जो एडीए का जो जीन है वो जीन जो है डेवलप होने लगेंगे। लेकिन एक खास चीज कि जो लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स जो है इमोर्टल नहीं होते, यानी जो है वो खत्म होंगे, उनका भी अपना एक लाइफ स्पान है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो है ये जेनेटिकली इंजीनियर जो है लिम्फोसाइट जो है का पीरियोडिक इन्फ्यूजन करना पड़ता है। जो पीरियोडिक इन्फ्यूजन का मतलब ये है कि समय समय पे जो है ये जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट जो है वो बच्चे को जो है के बॉडी में जो है इन्फ्यूज करना होगा, बच्चे के बॉडी में जो है इंजेक्ट करना होगा। एक तो ये भी कोई परमानेंट क्योर नहीं हो पाया। तो परमानेंट क्योर कब हो पाएगा, परमानेंट क्योर तब हो पाएगा जब हम जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे स्टेम सेल्स लें, और उन स्टेम सेल्स में एडीए का जो जीन है उस जीन को जो है इंट्रोड्यूस करें, जिससे कि स्टेम सेल्स से जो नए सेल्स बनेंगे वो नए सेल्स में जो है एडीए का जीन होगा, और फर्दर जो है थ्रू आउट द लाइफ जो है वो एडीए के जीन्स जो है नए सेल्स में बनते चले जाएंगे। तो हम जो है जीन थेरेपी को भी दो स्टेज में देख लिया हमने, एक तो लिम्फोसाइट्स में किया हमने, बट ये लिम्फोसाइट जो जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट्स है, इस जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट्स को बार बार जो है पीरियोडिकली जो है इन्फ्यूज करना है हमें चिल्ड्रन के या पेशेंट के बॉडी में। लेकिन अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पे इसको करते हैं तो इट शुड बी इट विल बी परमानेंट क्योरेबल, ठीक है। तो ये परमानेंट जो है क्योरेबल डिजीज के रूप में जो है चेंज हो सकता है, और हम इसे जो है परमानेंटली जो है क्योर कर सकते हैं। तो दिस वाज द जीन थेरेपी। जीन थेरेपी और भी बहुत सारे डिजीजेज में होते हैं, ये हमने एक एग्जांपल लिया जो कि एडीए था, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी जो है, लेकिन इसके साथ साथ और भी जो है बहुत सारे डिजीजेज है जहाँ पे जीन थेरेपी पे जो रिसर्च चल रहे हैं। और जीन थेरेपी तभी जो है ज़्यादा जो है इफेक्टिव होगा, तभी जो है परमानेंट क्योर कर पाएगा जब हम इसे एम्ब्रियोनिक स्टेज पे करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो था जो है जीन थेरेपी था, और जीन थेरेपी के बाद जो है हम आगे जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं हम ह्यूमन इंसुलिन पे। और इंसुलिन जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन क्या होता है इस पे हम बात करने जा रहे हैं। अभी आपके स्क्रीन पे जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ये एक ह्यूमन प्रो इंसुलिन है।
व्हाट इज प्रो इंसुलिन? पहले तो आप जान लो कि ये प्रो इंसुलिन क्या होता है। एक्चुअली आपने पढ़ा है कि बहुत सारे हार्मोन्स और बहुत सारे एंजाइम्स जो है हमारे बॉडी में जो है जब सिंथेसाइज होते हैं तो इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे कार्बोक्सीपेप्टिडेज को हम प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज के नाम से पढ़ रहे थे, और प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है वो एक्टिवेट होता था। ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है तब एक्टिवेट होता है। काइमोट्रिप्सिनोजेन जो है काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है तब एक्टिवेट होता है। ठीक उसी तरह से जो है बहुत सारे हार्मोन्स भी होते हैं जो प्रोएक्टिव फॉर्म में होते हैं, नॉन एक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो नॉन एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में जो हार्मोन्स होते हैं उसी में से एक हमारा इंसुलिन भी है। इस इंसुलिन को अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसमें जो 3 चेन दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखो। दिस इज द फर्स्ट पिंक चेन, दैट इज द ए चेन। दिस इज द सेकंड पिंक चेन, दैट इज द बी चेन। एंड ये जो येलो चेन दिखाई दे रहा है ये सी चेन है। तो दीज आर द 3 पेप्टाइड चेन्स, 3 पेप्टाइड जो है चेन्स दिखाई दे रहे हैं हमें, और ये तीनों लीनियर फॉर्म में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ए, फिर सी और फिर देन बी। तो ये जो है जब ह्यूमन पैंक्रियाज में जब इंसुलिन बनता है तो वो इंसुलिन जो है जब बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं तो वो इंसुलिन जो होता है वो प्रो इंसुलिन के फॉर्म में होता है, जिसमें 3 पेप्टाइड चेन्स पाए जाते हैं, ए, सी एंड बी। जब इसमें से सी पेप्टाइड चेन जो है को बाहर निकाल दिया जाए और तब जो है ए और बी केवल बचते हैं, और ये ए और बी जो है आपस में देखो यहाँ पर डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू जो है जुड़े हुए हैं। ये देखो डाइसल्फाइड लिंकेज दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू जुड़े हुए हैं। तब ए और बी का जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन इज द एक्टिव इंसुलिन, ठीक है। तो सी पेप्टाइड जो है एडिशनल लिंकेज होता है, एडिशनल पेप्टाइड जो है चेन होता है, जिसको बाहर निकालने के बाद जो है इंसुलिन हमारा जो है एक्टिवेट होता है। तो दिस इज द ह्यूमन इंसुलिन। अब जो है हम बात करते हैं, क्योंकि आप डायबिटीज के बारे में जानते हो, डायबिटीज जो है टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह का होता है। टाइप 2 तो जो है वो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज है, जिसको कि जो है हम प्रॉपर प्रिकॉशंस और लाइफ स्टाइल में चेंज और दवाइयों के हेल्प से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज है वो एक जो है ऑटो इम्यून डिजीज है, और एक तरह से कह सकते हैं कि जेनेटिक डिजीज भी कह सकते हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज होता है जिसमें कि जो है जो बीटा चेन्स होते हैं वो बीटा सेल्स जो होते हैं जो कि इंसुलिन का सिंथेसिस करते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, तो इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता। तो नाउ इन दैट कंडीशन द पेशेंट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द आर्टिफिशियल इंसुलिन, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंसुलिन पे जो है डिपेंड कर जाता है, तो उस कंडीशन में उसे इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो स्टार्टिंग में इनिशियली जब इंसुलिन बनाए जाते थे तो उस समय जो है वो स्लॉटर्ड जो है पिग से, स्लॉटर्ड पिग का मतलब ये हुआ कि जो कसाई खाने में, बूचर खाने में जो पिग को जो है मारा जाता है, तो पिग से जो है इंसुलिन जो है निकाला जाता था, और उसी इंसुलिन को जो है पेशेंट को दिया जाता था इंजेक्शन के रूप में, ठीक है। लेकिन आगे चल करके आपके एनसीईआरटी बुक में भी जो है लिखा हुआ होगा, ठीक है। हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको एनसीईआरटी भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया हुआ प्रो इंसुलिन का। दिस इज द बी चेन, दिस सी चेन, दिस इज ए चेन, बी चेन एंड दिस इज सी चेन। और ये दोनों के बाद जो है ये सी चेन जब निकल जाता है, फ्री सी पेप्टाइड हो जाता है, तो ए और बी जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है। तो स्लॉटर्ड कैटल्स और पिग से जो इंसुलिन निकाले जाते थे उससे कई बार क्या होता था कि पेशेंट को जो है क्या होता था, पेशेंट को जो है प्रॉब्लम होती थी और पेशेंट को कई बार एलर्जी हो जाती थी। तो उस कंडीशन में आगे चल करके जो है रिसर्चेज स्टार्ट हुए, और एक अमेरिकन कंपनी एली लिली कंपनी थी जिसने जो है 1983 में जो है 1983 में जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का फॉर्मेशन किया। और वो जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन था, जरा उसे भी हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे जो है अगर हम डायग्राम देखने की कोशिश करें तो एक्चुअली जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए उन्होंने किया क्या, पहले तो ये हम जान लें कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए उन्होंने क्या किया। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए उन्होंने सिर्फ ए और बी जो है बी चेन, ठीक है, सिर्फ ए और बी चेन को ही उन्होंने बनाया, ठीक है, सी चेन नहीं बनाया।
जो सी पेप्टाइड चेन था उसका फॉर्मेशन उन्होंने नहीं किया, सिर्फ उन्होंने अलग अलग ए और बी चेन को बनाया और उन दोनों चेन को जो है डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू जो है जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जो है एक्टिवेटेड इंसुलिन का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन ये कैसे डेवलप हुआ, कैसे बना, इस डायग्राम को जरा देखो। देखो यहाँ पे ये जो है सेक्शन ऑफ ह्यूमन डीएनए है, जिसमें ये पर्पल कलर जो दिखाई दे रहा है ये ह्यूमन इंसुलिन का जीन है, ठीक है। इस इंसुलिन के जीन को जो है यहाँ से कट किया उन्होंने, ठीक है। कट करने के बाद जो है ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड लिया, बैक्टीरियल प्लाज्मिड में जो है इस ह्यूमन इंसुलिन जीन को जो है इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद इस प्लाज्मिड को बैक्टीरियम के अंदर डाल दिया। अब जो है जितने भी बैक्टीरिया बनेंगे अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, उन सारे में जो है इस जो है ह्यूमन इंसुलिन का जीन होगा, और इस जो है बैक्टीरिया के थ्रू जो है ह्यूमन इंसुलिन जीन को जो है क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया जो है बायोरिएक्टर के थ्रू, ठीक है। और इस इंसुलिन को आज के समय में जो है प्यूरिफाई करने के बाद जो है यूज किया जाता है। ध्यान दो, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन होता है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो है वो ए और बी पेप्टाइड चेन से बनता है, सी पेप्टाइड चेन का यूज जो है वहां पे नहीं होता, ठीक है। तो जो है ये हमारा हो गया जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन और जीन थेरेपी। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट टर्म पे जो है हम बातें करेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की, ठीक है। तो चलो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं।